प्रिय दोस्तों, सभी को नमस्कार। श्री बालाजी क्लासेज यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं मदन लाल आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और जो इस समय महामारी चल रही है उसका सामना करने के लिए सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालना करके अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। इस आशा के साथ आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान के गत वर्षों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पूरे 30 प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ जब भी हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस परीक्षा का पैटर्न को अच्छी तरह समझना अति आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर कैसा होगा, प्रश्न में आने वाले ऑप्शन किस प्रकार से एक दूसरे के सटीक मिलते जुलते आंसर होंगे, उनमें किस प्रकार की कन्फ्यूज अपने को दिक्कत करती है, ये सब अपन परीक्षा में आए हुए गत प्रवेश प्रश्न पत्र में उन प्रश्नों को अच्छी ध्यान से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, तभी अपन उनको पकड़ पाएंगे कि प्रश्न बनाने वाला किस स्तर तक विद्यार्थी को कंफ्यूज करता है। हालांकि विद्यार्थी को उस प्रश्न का उत्तर आता है, लेकिन वो उसका उत्तर देने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वो प्रश्न को इस प्रकार से घुमाया जाता है कि विद्यार्थी को उस प्रश्न की भाषा शैली अच्छी तरह से समझ में नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आए हुए परीक्षा में जो प्रश्न है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हल करोगे उतना ही सफलता आपके कदम चूमने लगेगी और आपकी सफलता काफ़ी हद तक सफल हो पाएगी। तो दोस्तों चलो आज इसी के साथ हम आगे अपने प्रश्न पत्रों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हाँ दोस्तों एक बात और, दोस्तों अपन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि यदि जो इस चैनल को नए देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही में कोने में जो बेल आइकन घंटी दिख रही है, घंटी का निशान जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, उस पर भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो आपके सामने उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सर। एक मिनट सर। चलो दोस्तों, अपन इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर 3 शेष अवस्था को, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। चलो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रिक्स देना चाहता हूँ। जब भी आप किसी परीक्षा में या फिर घर पे कोई मॉडल पेपर हल करो तो इस एक गलती का विशेष ध्यान रखोगे, जो आप अक्सर विद्यार्थी उस गलती को दोहराते रहते हैं। जब भी प्रश्न पढ़ो तो उस प्रश्न के अंत में पॉजिटिव रेस्पॉन्सिव आ रहा है या नेगेटिव रेस्पॉन्सिव आ रहा है, उसको आप इग्नोर ना करें। सबसे ज़्यादा गलती यहीं से विद्यार्थी करते हैं। ये देखो, इस प्रश्न के अंत में पूछ रहा है नहीं है,
तो ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए नहीं का ऑप्शन चूज करता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न को ठीक तरह से समझ नहीं पाते, यानी अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है। वो शुरू में ही देख लेते हैं कि ये प्रश्न तो मुझे आता है, अंत में पढ़ना छोड़ देते हैं और ऑप्शन के टिक मार देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, आपको ये नहीं करनी है। यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, सही टेक्निकल के साथ आपको यदि तैयारी करनी है, तो आपको ये गलती कभी दोहरानी नहीं है। चलो दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। ऑप्शन नंबर 2, विकास उकसाने अथवा बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब कृपया आप दीजिए। चलो दोस्तों मैं बता देता हूँ, आप अपने इस तरह से अपनी जांच कीजिए। इसका दोस्तों यहाँ पे मैं सही का निशान लगा रखा हूँ, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। आपको अपने स्तर से देखना है ये सही है या गलत है, वो आपको नहीं देखना है। वो मैं बाद में बताऊँगा इसका सही आंसर क्या है, लेकिन आप अपने स्तर से जांच कीजिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। चलो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ है। प्रश्न है विकास का केवल अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो दोस्तों आप गैस लगाइए कि इसका सही सटीक आंसर कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। देखो दोस्तों मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले दूसरे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एग्जामिनर जो प्रश्न बनाता है वो विद्यार्थी को कहाँ पे कंफ्यूज करता है, वो इसी जगह कंफ्यूज करेगा। ध्यान रखें, विशेषकर यहाँ प्रश्न पूछ रहा है नेगेटिव में, आप इसको समझते हो पॉजिटिव में, पॉजिटिव व्यू में ही आप इसके ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करते हो। तो आपको ध्यान रखना है, अंत में प्रश्न को पूरा पढ़ना है, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। तो चलो दोस्तों ये ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी, अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा नहीं है, उपयुक्त नहीं है, बाकी तीन तो उपयुक्त हैं, एक ऐसा ऑप्शन इसमें अपने को देखना है जो उपयुक्त है नहीं है। तो चलो दोस्तों बताइए इसका सटीक आंसर कौन सा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका सटीक आंसर कौन सा होगा। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या निकल करके आएगा? चलो दोस्तों इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः कहलाता है। सामान्य परिपक्वन से पहले जो प्रशिक्षित किया जाता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर 2 कुल मिलाकर हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर 3 दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। और अंतिम ऑप्शन नंबर 4 लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों बताइए इसका सटीक आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन। पाँच वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने का आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है। फिर कुछ देर शांत के पश्चात कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो दोस्तों आपको एग्जाम में इससे भी बड़े प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो प्रश्न बड़ा हो इसको देखकर आपका तय ही नहीं घबराएं। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुभव है जितना बड़ा प्रश्न होगा उसका उत्तर उतना ही आसान होगा। तो दोस्तों आप ये ना समझे कि इतना बड़ा प्रश्न है ये तो मेरे को कभी आएगा ही नहीं। नहीं दोस्तों, हाँ एक बात ज़रूर है, बड़ा प्रश्न है उसको अच्छी एक एक लाइन को आपको कवर करके पढ़ते रहना है। एक लाइन कंसेप्ट पूरा होना है, दूसरा कंसेप्ट पूरा करो, ध्यान से पढ़ो, अंत में जाके उसको देखो कि शुरू उसने किस बात से की थी और अंत उसने किस बात पर कर दिया है। उस हिसाब से आपको ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। प्रश्न आपने एक बार फिर से देख लो। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने का एहसास या आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, यानी कि इस क्रिया को बार बार घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है क्योंकि उसका कॉम्प्रोमाइजन उसके साथ हो चुका होता है। राजू का उछलना, बिजली का कड़कना संभवतः एक कॉम्प्रोमाइजन बन गया है। तो ये किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो दोस्तों ये आपको सभी को पता होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसका सही आंसर निकल कर आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेनेशन इन पॉजिटिव कॉन्सिमिनेंट, अर्थात सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है?
सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है मित्रों के द्वारा उपहास। ऑप्शन नंबर 2 मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। ऑप्शन नंबर 3 मीन मेक निकालना बंद करना। ऑप्शन नंबर 4 निम्न में से सभी ही। तो इसका आंसर निकल कर के आएगा दोस्तों, बताइए देखिए क्या आएगा। इसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मित्रों के द्वारा उपवास। क्या आएगा दोस्तों? मित्रों के द्वारा उपवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? निम्न में से which of the following statement is not appropriate to motivation as a process? यानी कि निम्न में से कौन सा कथन ऐसा है जो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? दोस्तों यहाँ पे फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ, ये प्रश्न भी नेगेटिव में पूछ रहा है। अंत में नहीं का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो आपको अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त है ऐसा न समझ करके इसको समझिएगा कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो आप इसका सही उत्तर दे पाओगे। दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन मेरे से गलती से कट हो गए हैं। दोस्तों इसको आप क्या करोगे, इसका इंग्लिश में आप आंसर देख लीजिए सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट कीप्स अवे फ्रॉम एनी प्लेन्ड सिचुएशन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो दोस्तों अगला आंसर आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अभ्यस्तता, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 अस्थायी अधिगम और ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरणा। क्या होगा? अभिप्रेरणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए अभ्यस्तता। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान देना है आपको, ये भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन नंबर 2 किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक उपहार देना। ऑप्शन नंबर 3 किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। ऑप्शन नंबर 4 संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइए इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए उपलब्धि अभिप्रेत जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेत को विकास प्रेरक भी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेत को सामाजिक अभिप्रेत कहा जा सकता है। और अंतिम ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या निकल कर के आ सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी अपने आप में महत्व रखते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। बताओ जब बालक 6 वर्ष का होता है और 10 वर्ष तक वो पहुंच जाता है
तो बालक किस काम में अधिक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है? धर्म में, या मानव शरीर में, या यौन संबंधों में, या विद्यालय में? ये आपको आंसर यहाँ पे देना है इन चार ऑप्शनों में से। तो इसका सटीक आंसर जो निकल के आएगा वो होगा विद्यालय में, क्योंकि 6 वर्ष में बालक का एडमिशन हो जाता है और वहाँ के बच्चों में वो रुचि पैदा करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर बताए हैं? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है? कौन से सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक ने कहा था? यानी वो मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संदर्भ में था, या व्यवहारवादी सिद्धांतवादी था, या प्रकाश सिद्धांतवादी था, या गुण सिद्धांतवादी था? कैसा था वो मनोवैज्ञानिक? तो इसका सही आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सटीक आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। कौन सा आएगा? विस्थापन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, पहला है दूसरों को, दूसरा ऑप्शन है प्रेरकों को, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्यों को, चौथा ऑप्शन है आवश्यकताओं को। तो इसका सही आंसर होगा इसको आवश्यकताओं को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर पहला बाल अपराध, ऑप्शन नंबर दूसरा कमजोरों को डराने वाला, ऑप्शन नंबर तीसरा भगोड़ापन, ऑप्शन नंबर चौथा सवालीनता। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर निकल करके आएगा आपका, बताइए कौन सा आएगा? व्यवहार भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रश्न को समझो, नहीं आ रहा है, प्रदर्शित करता है नहीं, नहीं आ रहा है, ऐसे पढ़ना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त जो बालक होते हैं, इस कैटेगरी में जितने भी बालक आते हैं उनके लिए प्रावधान किया जा सकता है। कौन सा प्रावधान उनके अकॉर्डिंग राइट होगा? तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 समावेशी शिक्षा द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 मुख्य धारा में डालकर, ऑप्शन नंबर 3 समांकलन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे समावेशी या समावेशित शिक्षा
द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? देखो यहाँ पे मानसिक मंदता की विशेषता, पर्सन यहाँ पे फिर नेगेटिव पूछ रहा है आपको, नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो आपको आंसर यहाँ पे पर्सन के अकॉर्डिंग ही चूज करना है। तो इसका सही आंसर बताओ दोस्तों। पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। ऑप्शन नंबर 2 धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं को न कर पाना। ऑप्शन नंबर सी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। और ऑप्शन नंबर 4 होगा अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर निकल कर के आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए सहज शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी रुचियों की भिन्नता। और ऑप्शन नंबर लास्ट डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर जो निकल कर के आएगा वो होगा डी। कौन सा होगा? डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, यानी कि कमजोर वर्ग किस प्रकार की कैटेगरी के बालकों को कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर निकल कर के आएगा ऑप्शन नंबर ए ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम हो। ऐसे अभिभावक ऑप्शन नंबर बी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमाओं की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी। कौन सा होगा? बी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पे थोड़ा कुछ मिस हो गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा इसका डी आंसर होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, 1 से 5 तक की प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है यहाँ पे, और उसी के आप टीचर बनने जा रहे हो, तो 200 से अधिक वहाँ पे क्या है विद्यार्थियों की संख्या है, तो विद्यार्थियों और अध्यापक का आवश्यकता अनुपात क्या होना चाहिए?
तो दोस्तों यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। दोस्तों 40 अनुपात होगा, वो क्या होगा, 40 विद्यार्थियों पर एक टीचर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर फिर प्रश्न पे ध्यान देना है आपको। यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया है नेगेटिव कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। देखो दोस्तों फिर से नेगेटिव आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये पूछ रहा शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, तो शिक्षण में सुधार किया जा सकता सत्य है। शिक्षण में औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी सत्य है। शिक्षण अन्वेषण है, ये गलत है और आपको गलत ही पूछना है। पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अन्वेषण। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 भौतिक संसाधनों को, ऑप्शन नंबर बी शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, ऑप्शन नंबर सी बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, ऑप्शन नंबर डी बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो दोस्तों यहाँ पर भी सही आंसर निकल के आएगा, वो यही आएगा कि बालकों के लिए क्या जरूरी है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार कराने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका उत्तर निकल करके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर बी विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, ऑप्शन नंबर सी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक बनाना, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों यहाँ पर आंसर निकल करके आएगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। क्या आएगा, ऐच्छिक। यहाँ पे आंसर निकल करके आया ऐच्छिक, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दोस्तों क्या आवश्यकता है यहाँ पर भी। ऑप्शन नंबर ए कम अवधि की परीक्षा में अंतरण, विद्यालयिक शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, सी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो यहाँ पे आपका आंसर सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये टिक लग रहा है, इसको आप ध्यान ना दें, इग्नोर कर दें, ये ऐसे ही लगा हुआ है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर आएगा, वो क्या निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर ए
कम अवधि की परीक्षा में अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रभावशाली बालकों के रूप में लेबल करना। बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। दूसरा, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और आपका अंतिम ऑप्शन है वह है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों, इसके साथ में आपको ये बता देता हूँ, ये मैं आपको 2011 का जो प्रश्न पत्र है उसके सभी शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन किया और आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्नों का स्तर आपने देखा होगा और अगले वीडियो में आपको दूसरे प्रवेश काल का जो मॉडल पेपर है उसका मैं आपके प्रश्न हल कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में किस बेहतर मानते हैं। यानी प्राथमिक विद्यालयों के जो बालक हैं उनको निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं आप। वीडियो अनुपूर्ण यानी कि जो वीडियो अनुरूपण है उसको मानते हैं बेहतर, या फिर प्रदर्शन को, या फिर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी। तो देखो, इसमें स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे बेस्ट माना गया है। दोस्तों, इसको आप हमेशा ध्यान रखना, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव वो सबसे उत्तम माना गया है। तो चलो, तो ये दोस्तों, ये आपके सभी 30 क्वेश्चन पूर्ण हुए। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई तो क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, मैं सरकारी टीचर हूँ और यहाँ पे मैं ये क्या वीडियो अभी नया बनाने शुरू किया हूँ, इसलिए थोड़ा अटपटा आपको यदि लगे दोस्तों घबराए ना। शुरुआत में ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा जब आप पहले किसी एग्ज़ाम में बैठे होंगे, फिर दूसरी एग्ज़ाम में बैठे अच्छा प्रिपेयर किए होंगे। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ अगला वीडियो आपको इससे बेहतर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।